Hello and welcome to the Ed Biomania classes. Today in this lecture we are going to study about the chapter photosynthesis. इस चैप्टर में हम पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस को वन शॉट टाइप में रिवीजन करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे उसमें कुछ हिस्ट्रिकल इवेंट्स दिए हुए हैं, उसको हमने नहीं पढ़ाया है, वो आपको आपको लास्ट में दे देंगे, ठीक है। तो जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ से इस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। जहाँ से हमें स्टार्ट करना, ये एक डायग्राम है, किस चीज़ का मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ आप लोगों के लिए। ये एक डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले डबल मेम्ब्रेनस होती है। मेम्ब्रेन यहाँ पे मैंने ये देखिए दिखा रखा है, डबल मेम्ब्रेनस होती है, एक बाहर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आपको जानने वाली बात है, इसमें दो मेन चीज होते हैं। ये जो मैट्रिक्स दिखाए रखे हैं, इनको मैट्रिक्स को बोला जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होता है रुबिस्को। रुबिस्को एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। इसको बोला जाता है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन क्या है, स्ट्रोमा। आपको याद ऐसे रखेंगे, जब अंधेरा होता है, डार्क मतलब अंधेरा, तो आपको याद किसकी आती है, माँ की। इसलिए स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। और ये जो दिख रहे हैं, आप इसको मानिए एक 5 रुपए का सिक्का, उसके ऊपर 3 4 4 5 रुपए के सिक्के हैं। तो एक 5 रुपए का जो सिक्का है उसको मैंने क्या बोला, थैलाकोइड। ऐसे बहुत सारे इनके जो बंडल्स हैं इनको बोला जाता है ग्रेना। ग्रेना देखिए साइट ऑफ लाइट रिएक्शन है, और डार्क रिएक्शन का साइट क्या है, स्ट्रोमा। देखिए थैलाकोइड के ऊपर दो टाइप्स के स्पेशल दिख रहा होगा आपको, ये इसको बोला था PS1 एंड PS2। इनके मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होता है। ये है स्ट्रोमा लेमिली, इसमें सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है। ये PS का फुल फॉर्म होता है फोटो सिस्टम। अभी आपको जस्ट इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा तो ये क्या है। तो इस वजह से आपको ये क्लियर हो गया डायग्राम क्या है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। इसके बाद हम आइए नेक्स्ट पर। चलिए, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे नेक्स्ट। इसके बाद जैसे हमने साइट ऑफ रिएक्शन जान लिया, यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जान लिया, क्लोरोप्लास्ट। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमको क्या क्या पढ़ना, पिगमेंट्स, फोटो सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म होता है PS, जो कि क्लोरोप्लास्ट में आपको मैंने बताया PS1 एंड PS2। फोटो सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है PS। उसके बाद प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे लाइट रिएक्शन हो रहा था, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पिगमेंट्स मेनली 3 भाग में डिवाइडेड है। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लोरोफिल। नंबर 2 carotenoids, and number 3 that is phycobilins। उसका क्लोरोफिल में जो आपको जानने वाली बात है, कुछ खास आपको जानना नहीं है। क्लोरोफिल ए के बहुत टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आपको याद रखना, C55H72O5N4 एंड Mg। इसका मतलब मैग्नीशियम की एक स्ट्रक्चर है। ये मैग्नीशियम बीच में इसके ऊपर ऐसे नाइट्रोजन के टेल लगे, हेड बने हुए होते हैं। इनके हेड को बोला जाता है पॉर्फायरिन हेड, और टेल को बोला जाता है फाइटोल टेल। हेड को क्या बोलते हैं, पॉर्फायरिन हेड, और टेल को बोलते हैं फाइटोल टेल। देखिए क्लोरोफिल बहुत टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ए। हमको इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको आगे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जब क्लोरोफिल पढ़ लिए तो हम आपको समझाएंगे कि ये कैरोटिनॉइड्स क्या है। देखिए कैरोटिनॉइड्स का मतलब क्या होता है। कैरोटिनॉइड्स में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैरोटीन, एक क्या हो गया कैरोटीन, एंड दूसरा होता है जेंथोफिल। जेंथोफिल देखिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका काम आप थोरोली बस सुन लीजिए। कैरोटीन किसमें प्रेजेंट होता है, कैरोटीन का रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि आपने देखा होगा टमाटर का रंग लाल है, कैरोट का रंग ऑरेंज होता है। ऐसे ही आपने बहुत सारे देखे होंगे फ्रूट्स के, जो भी फ्रूट्स के पेरिकार्प में कलर आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैरोटीन। और वही आपने ऑटम के सीजन में, जैसे अभी का सीजन हमारा चल रहा है ऑटम, सरस्वती पूजा के बाद जो स्टार्ट हो जाता है वसंत पंचमी जिसको बोलते हैं आपने सुना होगा ऑटम कलरेशन। ऑटम कलरेशन मतलब लीफ में जो कलर आ जाते हैं, ऑटम कलरेशन इन लीफ। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फाइकोबिलिन्स। अब इसके बाद हमको पिगमेंट्स में ज़्यादा नहीं जानना है। पिगमेंट्स में जो आपको जानने वाली बात है, जैसे कि पिगमेंट्स है, तो अब आपको पिगमेंट्स में जान लेना है कि पिगमेंट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। मेन पिगमेंट्स कौन से हैं हमारे, क्लोरोफिल। मेन पिगमेंट्स हो गए क्लोरोफिल, और बाकी क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल को छोड़ के बाकी सब कैसे होते हैं, एसेसरी पिगमेंट। चलिए पिगमेंट्स के बारे में जानते हैं। दो टाइप्स के पिगमेंट होते हैं, एक होता है मेन पिगमेंट्स, दूसरा होता है एसेसरी पिगमेंट। मेन पिगमेंट्स मतलब जो क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए चूंकि ये काम करता है रिएक्शन सेंटर, अभी जस्ट इसके बाद हमारा टॉपिक है उसमें फोटो सिस्टम, उसमें आपको समझ में आएगा रिएक्शन सेंटर क्या होता है। तो क्लोरोफिल ए है जो कि रिएक्शन सेंटर का काम करता है। बाकी ऑल पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल ए इज टर्म्ड एज एसेसरी पिगमेंट। तो आपको समझ में आ गया कि क्लोरोफिल ए क्या है, मेन पिगमेंट, बाकी सब है एसेसरी पिगमेंट। अब इनको एसेसरी क्यों बोला जाता है, देखिए क्लोरोफिल ए के फंक्शनिंग को ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर वे में इनको सपोर्ट करना होता है। क्लोरोफिल ए को शील्ड प्रोवाइड करना होता है, उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना होता है, इसीलिए इनको एसेसरी पिगमेंट बोला जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम का मतलब देखिए ये एक कंबाइंड जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम को फोटो सिस्टम बोला जाता है। आप याद करें क्लोरोफिल के डायग्राम में जब थैलाकोइड मैंने बताया था, वहां पे बताया था
थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है। तो वही फोटोसिस्टम क्या है, देखिए एक ऐसा पूरा स्ट्रक्चर जहाँ पे एक ऊपर में क्या होता है रिएक्शन सेंटर और नीचे होते हैं LHC। LHC का फुल फॉर्म होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मोलिक्यूल्स, इसी को बोला जाता है। ये होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, यानी कि इसमें क्या क्या होंगे, ऑल पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल ए। अदर देन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए की को छोड़ करके बाकी सारे ये क्या बनाएंगे, लाइट हार्वेस्टिंग को कॉम्प्लेक्स, और क्लोरोफिल ए क्या बनाएगा, रिएक्शन सेंटर। अब देखिए रिएक्शन सेंटर भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे फोटो सिस्टम को दो भाग में हमने बांटा है। कौन कौन सा, PS2 एंड PS1। देखिए PS2 दोनों में क्लोरोफिल ये होता है, लेकिन ये PS2 है जब इनकी इलेक्ट्रॉन्स कितने वेवलेंथ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने लगते हैं, 680 नैनोमीटर पे, और इनके 700 नैनोमीटर पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने लगते हैं। और देखिए और एक चीज आप देख लीजिए, ये इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग ऑफ वाटर में, यानी कि वाटर को तोड़ दिया जाता है मैंगनीज आयन और Cl माइनस, मैंगनीज प्लस और Cl माइनस के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ा जाएगा 4H प्लस, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, दो वाटर को तोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे ये नो इन्वॉल्वमेंट, इनका कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट आइए, ये PS2 इन्वॉल्व होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अभी ये आपको समझ में आएगा, इसके बाद वही हमको पढ़ना है। और ये इन्वॉल्व होता है नॉन साइक्लिक एज वेल एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों में, ये दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। अब हमको इसी का डिटेल पढ़ना है, जैसे कि क्या पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। आइए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फोटोफॉस्फो। लाइट रिएक्शन का सबसे पहला पार्ट होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, मतलब फोटो का मतलब लाइट होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, किस पे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन हो करके क्या बना लेना, एटीपी का बना लेना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब ये भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स के, एक तो तरीका है कि साइक्लिक से एटीपी बने, दूसरा है नॉन साइक्लिक से। तो साइक्लिक से अगर एटीपी बना रहा है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और नॉन साइक्लिक पाथवे अगर फॉलो कर रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलिए आज के यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें भी कौन सा, नॉन साइक्लिक वाला। हमने आपको थैलेकॉइड का एग्जांपल जब बताया था, क्लोरोप्लास्ट को थैलेकॉइड बना करके दिखाया था। अब उसी थैलेकॉइड का सिर्फ हम छोटा सा एक पार्ट आपको बना करके दिखा रहे हैं। तो मतलब ये जो थैलेकॉइड होगी, ये पूरी ऐसे ऐसे करके यहाँ तक होगी ऐसे, और ये भी होगी। तो इसके थैलेकॉइड के इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, और थैलेकॉइड के बाहर वाला सारा पार्ट क्या कहला रहा था, स्ट्रोमा। अब आपको याद रखना है कि देखिए PS2 है ये क्या है, PS2, और इसमें रिएक्शन सेंटर कितना होता है, 680 नैनोमीटर वाला, और यहाँ पे ऐसे अरेंज थी 700 नैनोमीटर वाली, इसको बोलते हैं PS1, और ये क्या थी हमारी, PS2। तो अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि क्या हो रहा है कि लाइट आया, सबसे पहले लाइट आया, ठीक, लाइट आते ही पिगमेंट्स का काम क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया। अब जैसे ही एक्साइट किया, स्टेप वाइज आप समझिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, यहाँ पे ऊपर बैठी थी कौन, फियोफाइटिन नाम की एक प्रोटीन। फियोफाइटिन ने इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, और फियोफाइटिन वापस किसको दे दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन, PQ लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, PQ, और ये PQ क्या कर दे रहा है, PQ कन्वर्ट हो जा रहा है PQH2 में, और 2H प्लस स्ट्रोमा से, देखो इसका दूसरा भी काम होता है 2H प्लस, PQ का काम ही होता है कि 2H प्लस को इधर स्ट्रोमा में दे देना। और इनका काम क्या था, फियोफाइटिन ने इनको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड कर देंगे किसको, साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F को अपना इलेक्ट्रॉन पास किया, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन पास कर दिया PC को, प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन वापस से इसको अपना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ से एक्साइट हुए, फियोफाइटिन ने लिया, फियोफाइटिन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन को दे दिया, प्लास्टोक्विनोन ने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दे दिया, साइटोक्रोम B6 ने अपना इलेक्ट्रॉन PC को दे दिया, और PC ने अपना इलेक्ट्रॉन P7 फोटो सेंटर 1 को दे दिया। अब यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिर से वापस एक्साइट करेंगे। जैसे एक्साइट किया, यहाँ पे भी प्राइमरी एक्सेप्टर के रूप में कौन बैठा हुआ था, FES। जैसे यहाँ पे PS2 के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, फियोफाइटिन।
फियोफाइटिन ने PS2 के इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट एब्जॉर्ब किया, वैसे PS1 के इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है कौन? FES ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया FD को, फेराडॉक्सिन को। फेराडॉक्सिन के पास जैसे ही ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये NADP प्लस को कन्वर्ट कर दे रहा है NADPH में, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन खपत हो गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से उठा। अब आपको ये देखिए, एक थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, इसको समझिए। चलिए इस तरह से आपने ट्रेस कीजिए, आप इलेक्ट्रॉन्स को देखिए। प्लास्टोक्यूनॉन PS2 था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, फियोफाइटिन के पास गया, फियोफाइटिन इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया और वो कहाँ पे भेज दिया? फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया प्लास्टोक्यूनॉन का। प्लास्टोक्यूनॉन का दूसरा काम था 2H प्लस लेना, उसने साइटोक्रोम B6 को, प्लास्टोसाइनिन एंड देन P700 के पास आ गया। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इस चीज को आगे समझिए। चलिए इसी ग्राफ को एक साइंटिस्ट ने एक ग्राफ के फॉर्म में बताया, जिनको कि नाम दिया गया था जेड स्क्रीम। ठीक है, जेड स्क्रीम में समझते हैं बस उसी चीज को। फिर से देखिए, P680 के पास क्या आया? लाइट आया। लाइट आते ही इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया तो यहाँ पे किसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन वापस से इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन किसको दे रहा है? साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम किसको दे रहा है? प्लास्टोसाइनिन को। फिर यहाँ पे प्रेजेंट था P700। प्लास्टोसाइनिन ने P700 को दिया, उसने फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते ही यहाँ पे कौन ले रहा था? FES। FES ने वापस बैक दे दिया FD को। FD पाते ही इन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया? NADPH बना दिया। तो इस ग्राफ से हमको क्या समझ में आया कि देखिए, ये एक अप हिल यानी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जाने वाले मूवमेंट दिखा रहा है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स एक बार ऊपर गया तो इसको बोलते हैं अप हिल मूवमेंट। वापस से ये इलेक्ट्रॉन नीचे आया, इसको बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाउन हिल मूवमेंट। फिर यहाँ अप जा रहा है तो इसको बोलते हैं अप हिल मूवमेंट। तो ये एक बार अप डाउन अप, यानी ये देखिए, ये प्लास्टोक्यूनोन से लेके प्लास्टोसाइनिन तक ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ETC या ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें क्या बन रहा होता है? ATP बन रहा होता है। तो देखिए, नॉन साइक्लिक में आपने क्या देखा कि यहाँ ATP भी बन गया और यहाँ पे NADPH भी बन गया, तो दो चीज बन गया। और उस वापस से अब जब ग्राफ में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे P6800 जो था 680, ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स आखिर एक्साइट जो कर रहा था अपना, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है? ये क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है मैंगनीज के प्रेजेंट में और क्लोरीन के प्रेजेंस में। यहाँ पे एक इंजाइम काम करती है जिसका नाम है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या करता है? वाटर को तोड़ देता है, प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या देख पाएंगे कि जब एक साइकिल, कौन सा साइकिल चल रहा था? नॉन साइक्लिक वाला चल रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, NADPH बन रहा है, ATP बन रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या क्या बनता है? ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। ये तीन चीज हमारे पास एज अ प्रोडक्ट आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे साइक्लिक। चलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। तो हमने पहले ही बताया था, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ओनली PS1 सिस्टम इन्वॉल्व होता है। लोकेशन इसका मोस्ट प्रोबेबल होता है स्ट्रोमा लोमेली। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि लाइट आया और किस पे पड़ा? PS1 वाले पे, जो कि 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया और आपको याद है कौन बैठा हुआ था यहाँ पे? FES बैठा हुआ था। जब साइक्लिक चल रहा था तो वो किसको दे दे रहा था अपना इलेक्ट्रॉन? FD को दे दे रहा था। लेकिन यहाँ पे जब नॉन साइक्लिक चल रहा था तब ऐसा हो रहा था। यहाँ पे इसको बनाना है, साइक्लिक वाले में क्या होता है, अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो ये वापस से NADPH बना देगा और NADPH बनते ही ये वाला सिस्टम प्रॉपर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बनाना है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस कहाँ दे देता है? ETS में, और वापस ETS से इसको मिल जाता है अपना इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है? ATP। आपको पता है ETS में कौन कौन इन्वॉल्व था? प्लास्टोक्यूनोन इन्वॉल्व था, उसके बाद साइटोक्रोम B के पास जा रहा था, फिर प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद P700 को अपना इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। इसी दौरान क्या बनता है? ATP बन रहा होता है। ये आपको पता है। तो चलिए, यहाँ पे समझ में आ गया कि साइक्लिक क्यों किया। इनकी मजबूरी थी इस इलेक्ट्रॉन को वापस बनाना। और आप प्रोडक्ट के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिला? ATP बना है, हाँ बना है। क्या NADPH बन पाया? नहीं बन पाया। क्या ऑक्सीजन रिलीज हुआ है? नहीं।
तो इसका प्रोडक्ट के तौर पे क्या जान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बना है, ना एनएडीपीएच ना ही ऑक्सीजन रिलीज हुआ। अब हम लोग इसका समझेंगे कि आखिर एटीपी कैसे बनता है। ये वाला ईटीएस में मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि इससे ऐसे गया तो एटीपी बन गया। अब हम आपको बताएंगे एटीपी आखिर बन कैसे रहा है। चलिए, एटीपी बनने का प्रक्रिया को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए, अब आपने देखा कि वाटर जब टूट रहा था तो वाटर के टूटने से भी 2H प्लस ल्यूमेन में बढ़ रहा था। उसके बाद प्लास्टोक्यूनॉन भी 2H प्लस को बार बार अंदर ल्यूमेन में ले रहा था, तो यहाँ पे भी बढ़ रहा था। और यहाँ पे आपने देखा था एनएडीपीएच जब H का इस्तेमाल कर रहा था तो इस वजह से स्ट्रोमा में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम हो रहा। अब यहाँ से देखिए 2H प्लस क्या हो रहा है, ल्यूमेन से बाहर आ रहा है। ल्यूमेन से बाहर आ रहा है कहाँ की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ आ रहा है। तो जब ये स्ट्रोमा से बाहर आ रहा है तो ये इस चैनल को प्रॉपर बोला जाता है एटीपी सिंथेटेज चैनल। इसमें होता है CF0 पार्टिकल, इसको बोला जाता है, और ये है CF1 पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये पार हो रहे हैं तो ये इसमें क्या होता है, एटीपी बन जाता है। ये गोल घूमता है, अपना कन्फर्मेशनल चेंज करता है और एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस वजह से एटीपी बन जाता है। अब इससे ज़्यादा डिटेल हम समझेंगे एटीपी आखिर बनने का रीज़न क्या है। ये एक साइंटिस्ट ने बताया पीटर मिचेल ने, जो कि अपने हाइपोथेसिस में बोला था। उस हाइपोथेसिस का नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पीटर मिचेल ने। इन्होंने क्या बताया इस थ्योरी के जरिए, इस थ्योरी के जरिए ये बताया कि एटीपी आखिर बनता है तो कैसे बनता है। तो सबसे पहले उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई, क्या क्या जरूरत है एटीपी को बनने के लिए। सबसे पहला इंटैक्ट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को इंटैक्ट क्यों बताया, जैसे ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन थी, ठीक है। अगर ये इंटैक्ट ना होती, कहीं से मान लो ये देखो पानी टूट रहा है, वाटर का H प्लस यहाँ पे आ रहा है, PQ H प्लस ला रहा है, तो ये अगर H प्लस ला रहा है तो ये अगर इधर से निकलता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, एटीपी बनेगी नहीं। इसलिए इंटैक्ट मेम्ब्रेन। दूसरा प्रोटोन ग्रेडियंट्स। प्रोटोन का ग्रेडियंट्स मतलब इधर कम इधर ज्यादा ऐसा होना चाहिए। प्रोटोन पंप, ऐसा चीज जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर सके बाहर की तरफ, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज यानी कि CF0 पार्टिकल एंड CF1 पार्टिकल। अब सबसे ज्यादा सवाल आता है ये प्रोटोन ग्रेडियंट आखिर बनता कैसे। सबसे पहले हमने जाना कि पानी के स्प्लिटिंग से होता है, ठीक। दूसरा क्या जाना कि PQ जो है वो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ लाता है। तीसरा हम क्या जान रहे हैं, ग्रेडियंट क्रिएट होने के लिए यहाँ जो NADPH बन रहा था ये भी तो कहीं ना कहीं स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को कम कर रहा था, और जिसकी वजह से ल्यूमेन में H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। देखिए ल्यूमेन में बढ़ गया तो अब क्या होगा, ल्यूमेन में बढ़ा तो H प्लस बढ़ गया, इसका मतलब पीएच क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, पीएच लो हो जाएगा, और इधर स्ट्रोमा में पीएच ज्यादा हो जाएगा। इसके वजह से ये जो पंप चैनल थे ये ओपन हो जाता है। ओपन होते ही ये एटीपी के बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हर बार 2H प्लस बाहर आते हैं और हर बार एक एटीपी यहाँ से बनता चला जाता है। यही था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये समझ में आ गया आपको कैसे एटीपी बन रहा है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होता है, देखिए लाइट रिएक्शन हमने पढ़ लिया। लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना, एटीपी बना, NADPH बना और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ये ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज हो जाएगा। अब ये एटीपी और NADPH का क्या होना है, इस्तेमाल होना है। कैसे इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में। किस चीज में इस्तेमाल होगा, डार्क रिएक्शन से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस दो टाइप में होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। पहला ये कंप्लीट हो गया लाइट रिएक्शन वाला पार्ट, अब हम बनाएंगे डार्क रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक है। डार्क रिएक्शन को दूसरा नाम बोला जाता है, एक साइंटिस्ट के नाम पे है, जिसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोला जाता है। दूसरा इसको बोला जाता है बायोसिंथेटिक रिएक्शन। बायोसिंथेटिक का मतलब कहीं ना कहीं कुछ में इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है बायोसिंथेटिक रिएक्शन। साइट इसका क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये डार्क रिएक्शन कितने टाइप से हो सकते हैं, C3 पाथवे, उसके बाद दूसरा हो सकता है C4 पाथवे। तो इस तरह से हमको अब C3 पाथवे और C4 पाथवे पढ़ेंगे। देखिए जब डार्क रिएक्शन हो रहा था एक्चुअल में क्या हो रहा था, देखिए डार्क रिएक्शन में सबसे पहले C3 साइकिल आया। C3 और C4 में आपको समझना पड़ेगा कि इनका नाम कैसे पड़ा। देखिए अब आपको समझना यह है कि C3 साइकिल को C3 ही क्यों बोलते हैं। देखिए मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट थे, मेल्विन केल्विन, जिन्होंने रेडियो एसोटोप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगा लिया कि देखिए CO2 तो है, इससे CO2 से क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था।
तो CO2 एक कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, तो इन्होंने सोचा कि एक कार्बन से आखिर 6 कार्बन कंपाउंड कैसे बन रहा है। तो इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, तो इनको ये पता चला कि ये जो बीच वाला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा था वो 3 कार्बन का कंपाउंड था, जिसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या था? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये इन्होंने पता कर लिया रेडियो टेक्निक से। अब बाकी दुनिया के साइंटिस्ट लग गए इस बात का पता करने की एक कार्बन है, 3 कार्बन है, तो बीच में कहीं ना कहीं 2 कार्बन का होगा, तो इस 2 कार्बन कंपाउंड को ढूंढने में लग गए। तो पूरी दुनिया मूर्ख बन गई और उन्हें कोई भी ऐसा 2 कार्बन का कंपाउंड मिला नहीं। अनएक्सपेक्टेडली ये मिला कितने कार्बन का कंपाउंड? 5 कार्बन का कंपाउंड, जिसका नाम था RuBP, राइबुलोस बिसफॉस्फेट। ये कितने कार्बन का कंपाउंड मिला? 5 कार्बन कंपाउंड। अब देखिए, हमने केल्विन के बारे में पढ़ा। मेल्विन केल्विन साहब ने क्या पहले बता दिया था कि 3 कार्बन का स्टेबल कंपाउंड, एक जो है जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। और उन्होंने इसी बेसिस पे इस प्लांट को क्या बोला? C3 प्लांट बोला। जो उसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है उसको उसी बेसिस पे उसका नाम दे दिया C3 प्लांट। और 5% ऐसे प्लांट है जिनमें कि 4 कार्बन का कंपाउंड दिखता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे C4। तो पूरे साइंटिस्ट को बेवकूफ बना के पता क्या चला कि RuBP इस जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है? RuBP, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो हमने ये पाया कि यहाँ पे अब इसके थ्रू उन्होंने एक ग्राफ डायग्राम बना दिया जिसको बोला गया केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में देखा गया एक RuBP का मॉलिक्यूल रुबिस्को के साथ रुबिस्को के प्रेजेंस में CO2 से अटैच हुआ तो 6 कार्बन हो गया। तो 6 कार्बन होने की वजह से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक साथ बना दिया, 3 3 कार्बन के 2। तो ये क्या हो गया? इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि RuBP CO2 के साथ अटैच हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? रुबिस्को। इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है कि देखिए, ये एसिड का रिडक्शन होकर के एल्डिहाइड बनता है, ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो यहीं पे देखिए रिडक्शन में क्या हो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में। तो रिडक्शन का मतलब 2 ATP का इस्तेमाल हुआ और 2 NADPH का इस्तेमाल करते हुए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड में। और वापस देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक है, 3 कार्बन गुना 2 6 कार्बन, और ये वापस से रीजनरेट होकर के एक RuBP बना रहा है। इस दौरान क्या हो रहा है? एक कार्बन देखिए इसको छोड़ दे रहा है रास्ते में, तो यही कार्बन वापस से 6 बार ये साइकिल चलता है तो C6 हो गया, ग्लूकोज बन गया और ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो यहाँ पे भी एक ATP का इस्तेमाल हुआ, एक ATP का यहाँ, 2 ATP का यहाँ। ओवरऑल नेट ATP की बात करें तो देखिए एक साइकिल में 3 ATP, 2 रिडक्शन में, एक रीजनरेशन में। तो ये साइकिल एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार साइकिल चलेगा। तो 6 बार साइकिल चला तो नेट क्या देखने को मिला? 6 गुना 3 यानी 18 ATP, और NADPH कितने इस्तेमाल हुए? 12 इस्तेमाल। इस तरह से C3 साइकिल को ये नेट प्रोडक्ट है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इस पे सवाल आता है। तो 3 ATP एक साइकिल में, ओवरऑल देखा जाए तो 2 किसमें? रिडक्शन में, और एक कहाँ पे? रीजनरेशन में। ये आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा है C4 साइकिल। C4 साइकिल क्योंकि इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? 4 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसका प्राइमरी एक्सेप्टर 3 कार्बन का है। क्या नाम है इसका? PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देखिए आपको और पता है इसके लीफ 2 भाग में बढ़ जाते हैं, मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। ये है हमारे मीजोफिल और ये है बंडल शीथ सेल। देखिए मीजोफिल और बंडल शीथ में काफी डिफरेंस होता है, मैं आपको ऐसे थोरोली एक बार बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। मीजोफिल सेल जो होती है ये, इनकी वॉल थिन होती है, इनकी वॉल थिक होती है। थिक होने की वजह से ये वॉल इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे कोई CO2 O2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। ठीक, ये इसी चीज को बचाना था इसको, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है रुबिस्को। रुबिस्को का एक कैरेक्टर होता है कि ये RuBP के साथ ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। तो यहाँ हमको ऑक्सीजन से बचाना था, CO2 को लाना था। इस वजह से हमने देखा कि यहाँ पे ये वाला सिस्टम इवॉल्व हुआ है। तो इस एनाटॉमी को बोला जाता है क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी का मतलब मीजोफिल भी प्रेजेंट है, बंडल शीथ भी प्रेजेंट है। तो अब देखिए एटमॉस्फेयर से, ये देखिए CO2 एटमॉस्फेयर से आया, सेल में पानी पहले से थी, क्या बन गया? बाइकार्बोनिक एसिड। ये वापस से कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट्स आयन में, और यहाँ पे प्रेजेंट है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? पेप्केज। मैंने पहले बताया पेप्केज, ये देखिए पेप्केज एंजाइम है। पेप्केज एंजाइम के साथ ये कन्वर्ट किस चीज में हो गया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। अब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है मेलिक एसिड में।
ये मैलिक एसिड यहाँ आ गया, मैलिक एसिड, अब ये वापस से मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का। यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड ने 4 से 3 बना, यानी कि एक CO2 यहाँ ला दिया। अब ये रुबिस्को के साथ बाइंड करेगा, पायरुविक एसिड वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं यहाँ पायरुविक एसिड, और फिर से वापस बन जाते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये देखिए आपने क्या समझा कि ये पानी के साथ रिएक्ट किया CO2, इंजाइम पेप्केज के प्रेजेंट में PEP और बाइकार्बोनेट जुटे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया, ये कि उसके बाद ये कन्वर्ट हो गए मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड यहाँ ट्रांसफर कर दिए गए बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ में जैसे ही ट्रांसफर किया गया ये कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होते ही ये अपना एक कार्बन रिलीज करके किस में बदल गए, पायरुविक एसिड में। एक CO2 यहाँ पे दे दिया रुबिस्को को, अब रुबिस्को फंक्शन करेगा अपना CO2 के साथ, और पायरुविक एसिड वापस से यहाँ ट्रांसफर कर दिए गए। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि देखिए, तो इस ओवरऑल CO2 वाले साइकिल में, C4 साइकिल में आपने क्या देखा कि ये जो साइकिल है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरुवेट बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड वापस कन्वर्ट हो गया यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पायरुविक में, पायरुविक कन्वर्ट हो गया फिर से यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। इस दौरान में 2 ATP का खर्चा पड़ जाता है, 2 ATP का खर्चा हुआ। तो इससे आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले मन में आपके डाउट होगा कि ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो फिर वापस से यहाँ यही होना था, तो ये यहीं पे क्यों नहीं हुआ, 2 बार क्यों हुआ? तो ये क्या होता है एक्चुअल में, इनका मेन काम होता है मैलिक एसिड यहाँ से ऑक्जेलो एसिड को NADPH उधर से ऊपर से ला करके NADPH देना चाहता है इसको, तो ये NADPH ला के इसको देता है, तो मेन इसका यही काम होता है। फिर यहाँ पे 2 ATP का खर्चा हो गया। तो ओवरऑल अगर आउट रिजल्ट की बात करें हम, तो इसमें देखिए, तो यहाँ पे C3 साइकिल चल रहा है, क्या चल रहा है, C3 साइकिल। C4 साइकिल में, C4 साइकिल का मतलब हुआ C3 प्लस C4, ये हुआ ओवरऑल C4। तो आपने क्या देखा कि यहाँ जो C4 साइकिल जब चल रहा था, तो यहाँ पे हमने C3 में क्या कैलकुलेट किया था, ओवरऑल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP का इस्तेमाल हुआ, और जैसे ही ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ये साइकिल भी 6 बार चलेगी, तो यहाँ पे 2 गुना 6, ओवरऑल यहाँ पे कितना और ATP का इस्तेमाल हो गया, 12 ATP का। तो ओवरऑल की बात करी जाए तो यहाँ पे हमने 30 ATP का इस्तेमाल कर लिया, 30 ATP का इस्तेमाल कर लिया। तो C3 में हमने 18 ATP का इस्तेमाल किया था, C4 में 30 ATP का इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से C3 और C4 में डिफरेंस क्रिएट हो गया। और NADPH की बात करी जाए तो 12 NADPH वहां पे भी लगा था जो C3 में लग रहा है, बस वही 12 NADPH का इस्तेमाल होगा, कोई एक्स्ट्रा NADPH का यहाँ पे खर्चा नहीं है। इस तरह से आपने पढ़ लिया C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड केम पाथवे। अब केम पाथवे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि केम पाथवे क्या होता है। केम का मतलब होता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। केम का क्या मतलब होता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। आप ये सोचेंगे कि ये क्या है आखिर, कैम, ये कैम प्लांट होता है, कुछ क्या होते हैं, कैम प्लांट होता है। कैम का फुल फॉर्म है C फॉर क्रेसुलेशन फैमिली, जैसे कि एलोवेरा की प्लांट आपने देखी होगी, अपुन्सिया देखी होगी, उसके बाद पाइनएप्पल का प्लांट देखा होगा। इनमें एक अलग टाइप का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। इसके पास जो स्टोमेटा होती है, ये स्टोमेटा को बोला जाता है स्टोको एक्टिव स्टोमेटा, मतलब इनकी स्टोमेटा नाइट में एक्टिव रहती है, नाइट में ओपन रहती है, और डे के टाइम पे स्टोमेटा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये इसी मैकेनिज्म को बोला जाता है कैम पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है एक्चुअल में, देखिए ये नाइट के टाइम